देखो लास्ट क्लास में ना मैंने वो रेजिस्टर कैपेसिटर वाला एक पार्ट पढ़ाया था और एक डायग्राम ड्रॉ किया था हमने। उस डायग्राम को कहते हैं फेजर डायग्राम, ठीक है। अब देखो आज है ना हमें सर्किट भी स्टडी करनी है, पर अब सब कुछ साथ में आएगा, इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर सब कुछ साथ में आएगा। तो उसको स्टडी कैसे करते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो कल जो एब्सेंट या ना किया हो डजंट मैटर, मैं आज ब्रीफ में समझाऊंगा तो पूरा कवर हो जाएगा। बस हाँ वो पेज छोड़ना तो लिखने वाला पार्ट देख लेना, ठीक है। पर आज जो करेंगे उसमें प्रॉपर मैं ढंग से बताऊं तो इधर ध्यान देना, कोई इश्यू नहीं आएगा, आराम से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। टॉपिक लिख लो, सीरीज LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट with AC supply, series LCR circuit with AC supply, series LCR circuit with AC supply. ओके, अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर सबको साथ में कंबाइन कर रहे हैं। पहले हमने अलग अलग स्टडी किया, तो इनको ऐसे में कनेक्ट कर दो पूरा सीरीज में। अब ये सर्किट मुझे स्टडी करनी है, सर्किट स्टडी करनी है मतलब क्या, करंट वो सब मुझे निकालना है, ठीक है। तो अब ये सर्किट को कैसे स्टडी करें, ढंग से में इक्वेशन डायग्राम ड्रॉ करने का काम आएगा, ठीक है। पहले तो मैं इतना बता रहा हूँ, ठीक है, सामने से ये कुछ तरीका मैं बताऊंगा, डायग्राम बस ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उससे ना ये प्रॉब्लम अपने इजी हो जाएगा, एकदम आराम से कर पाओ, ठीक है। तो एक दो लेक्चर का अगर एब्सेंट हो, मिस किया हो, स्किप किया हो, ना पता हो तो डजंट मैटर, मैं आज जो बताऊंगा पूरा उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, ये सर्किट को कैसे स्टडी कर रहे हैं। ये जो पार्ट है ना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटिशन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो हम पूरा क्या इसमें थियरी वाला पार्ट में पहले कवर कर दूंगा, बोर्ड का खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम्स हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से करें, ठीक है। ये सर्किट ड्रॉ कर लो, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, ओके, लिखो इसके स्टेटमेंट। द फिगर शोज a series LCR circuit. The figure shows series LCR circuit connected to an AC source. Connected to an AC source. ठीक है, तो इसमें ना पहले इक्वेशन एक अज्यूम कर लेते हैं, अपने वही ले लेते हैं वोल्टेज को, क्या V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। उस हिसाब से पार्ट सॉल्व कर दे इसको, सर्किट को। नेक्स्ट टाइम में लिखो, द AC voltage source is given by the AC voltage source is given by V equal to V naught sin omega t. V equal to V naught sin omega t. ठीक है। Let Q be the charge on capacitor
let Q be the charge on capacitor and I be the current in the circuit, and I be the current in the circuit, and I be the current in the circuit at time t, at time t. ठीक है, चार्ज कुछ क्यों ले लेते हैं, करंट आई लेते हैं, ठीक है, सर्किट में करंट घूम रहा है। अब जब इसमें अपना टारगेट वही है कि मुझे आई निकालना है। अब कोई भी इक्वेशन, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर कोई भी सर्किट है कैसी भी है, जैसे इधर ये दिया हुआ है, कहीं जगह कुछ बैटरी आ गया, कोई भी सर्किट है, एक रूल हम हमेशा अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा, किरचॉफ लूप रूल, तो हम हर जगह लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, देखो अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल, अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल, ठीक है। तो देखो लूप रूल लगा रहे होना है, इसका मतलब बेसिकली क्या है, ये सबका जो वोल्टेज है वो मुझे क्या देगा, इसका वोल्टेज देगा। तो इसका वोल्टेज क्या होगा, रेजिस्टर का वोल्टेज क्या होगा, IR। इंडक्टर के लिए वोल्टेज क्या आता है, L di/dt। कैपेसिटर के लिए क्या होता है, Q/C, Q इक्वल टू CV, क्या हो जाएगा, Q/C इक्वल टू मेरा सोर्स वोल्टेज, और सोर्स वोल्टेज की इक्वेशन में पता है, तो V की जगह क्या लिखता हूँ, V0 sin ओमेगा t, और इसको रीअरेंज करते हैं, पहले मैं Q वाला पार्ट लिख रहा हूँ, प्लस IR प्लस L di/dt, ये मेरी इक्वेशन है, ठीक है। इस पे बॉक्स ऐसा कुछ मत बनाना, बस इसको लिखना है, स्टडी करना है। देखिए अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को तुम सॉल्व करो तो तुम्हें क्या करंट मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता है। ये ऐसी कभी भी कोई इक्वेशन ना, जो मैथ्स के स्टूडेंट है ना वो तो पढ़ेंगे ही, एक टॉपिक आएगा जिसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जो नीट के स्टूडेंट है उनको नहीं आएगा, ठीक है ना, उनको इतनी स्टडी नहीं करनी, और जो मैथ्स के स्टूडेंट आएगा। पर ये सबको मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये फिजिक्स का टर्म है, आगे बायोलॉजीज में भी कुछ जगह आता है, पॉपुलेशन ग्रोथ और वो सब स्टडी करना हो तो इसमें देखो क्या ये समझाता हूँ। कभी भी कोई ऐसे, ये बेसिकली क्या मैथमेटिकल इक्वेशन है, फिजिक्स भूल जाओ, ये सब क्या सिंबल्स ही है, तो क्या मैथमेटिकल इक्वेशन है। कभी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में से di/dt जैसे डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है ना, तो उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब मैं ऐसे कोई इक्वेशन लिखूं तो जैसे कुछ लिख रहा हूँ, x² + dy/dx - 2y तो जैसा कुछ लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएशन का डोमेन होता है। इस इक्वेशन को मैं क्या बोलूँगा, कौन सी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये भी क्या डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसको सॉल्व करने के ना बहुत सारे तरीके, बहुत सारे तरीके। अब अभी के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना अपने सिलेबस के बाद, और इसका सॉल्यूशन अभी अपने लिए क्या ऐसा मान सकते हो टफ है, हमें तुरंत इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। और मैं बता ही रहा हूँ, जो मैथ्स के स्टूडेंट है ना उनके लिए भी ये टफ है, जो इंजीनियरिंग करेंगे ना वो पढ़ेंगे, उसमें आएगा इंजीनियरिंग में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमें मतलब क्या अभी ये सॉल्व करना नहीं आता है, पर हमें प्रॉब्लम है, सॉल्व तो करना है, कैसे भी करके सॉल्यूशन तो लाना है। फिजिक्स का एक सबसे बड़ा एडवांटेज कहो या ब्यूटी कहो कि जरूरी नहीं है फिजिक्स में एक ही रास्ते का आंसर है, बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे तुम्हें पता है तो काइनेमेटिक्स से भी आंसर आता है, कभी वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आ सकता है आंसर, बहुत सारे तरीके से आ सकता है। तो इसमें भी ऐसा होता है कि इससे आंसर ना आए तो एक और तरीका है अपने पास,
जिससे हम आंसर ला सकते हैं, और वो तरीका काफी इजी है। वो जो दूसरा तरीका है उसे क्या कहते हैं, हम फेजर कहते हैं। फेजर मतलब हम क्या वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। अगर वेक्टर आता हो होपफुली तो ये इजी हो, ठीक, बहुत ही इजी होगा, बहुत ही इजी। तो ये वाला तरीका यूज नहीं करेंगे हम, कौन सा फेजर वाला तरीका यूज करेंगे। तो ये लिखना हमें आना चाहिए, ठीक है। तो फेजर डायग्राम वेक्टर्स बनाएंगे इसको, इसके नीचे तो सॉल्व करना ही नहीं है, तो इसके नीचे मैं बस एक मेन पॉइंट लिखवा रहा हूँ, बाद में उसके डायग्राम्स आ जाएंगे। फेजर वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, इसके नीचे लिखो लेट करंट इन द सर्किट, लेट करंट इन द सर्किट be given by, let current in the circuit be given by। अब कैसे ड्रॉ कर, सॉरी कैसे इक्वेशन हम मान के चलते हैं, ये लिखना I इक्वल टू, देखो वोल्टेज हमने कैसे लिखा V नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट का भी ऐसा ही फॉर्म रखते हैं I नॉट साइन ओमेगा टी, बस अंदर है ना एंगल अलग हो सकता है, तो प्लस माइनस ऐसे फाइव, ये ऐसा फॉर्म आएगा, ठीक है। ये करंट की इक्वेशन है। आई नॉट का मतलब क्या है, मैक्सिमम करंट। तो एक तो टारगेट हमने वो होगा कि वो निकालना है, ओमेगा टी होगा तो ये होगा। फाई का मतलब जो है, इधर फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस, ये भी निकालना होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। इसके नीचे लिखो हियर फाई इज द फेज डिफरेंस, हियर फाई इज द फेज डिफरेंस between voltage and current, here phi is the phase difference between voltage and current, phi is the phase difference between voltage and current, ठीक है। तो अपना टारगेट क्या है, मुझे आई नॉट निकालना है और फाई निकालना है, ठीक है। अब जो अभी डिस्कस किया है, जो इक्वेशन लिखी बड़ी वाली, उसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। हम क्या वेक्टर ड्रॉ करेंगे, मैं वेक्टर वर्ड यूज नहीं करूंगा, क्या यूज करूंगा, फेजर, हम फेजर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैं बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, ध्यान देना, एकदम इजीली हो जाएगा, ठीक है। क्या करते हैं इसमें फेजर में, अब ये जो सर्किट है वो क्या है, सीरीज सर्किट है। सीरीज है मतलब क्या, सेम रहता है, सर्किट में क्या करंट सेम रहता है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ना करंट का ऐसे एक वेक्टर बना देते, यहाँ पे मैं आई लिख देता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर बना दीजिए, क्या है करंट का वेक्टर। अब तुम्हें क्या करना है, रेजिस्टेंस का खुद का वोल्टेज होगा, इंडक्टर का होगा, कैपेसिटर का होगा, तो वो तुम्हें ड्रॉ करना है। अब वो कैसे ड्रॉ करें, तो लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था ना उसका थोड़ा नॉलेज यूज होगा, तो मैं वापस से बता रहा हूँ। रेजिस्टर का अगर देखो तो रेजिस्टर का क्या होता है, करंट के अलॉन्ग ही होता है, सेम फेज में, ठीक है, करंट के अलॉन्ग ही आता है। तो यहाँ पे मतलब क्या लिख लेता हूँ मैं, V, ये रेजिस्टर का वोल्टेज क्या होता है, करंट के अलॉन्ग। अब मैं अगर इंडक्टर को ड्रॉ करूँ तो ध्यान रखना है, इंडक्टर ना इसके अलॉन्ग नहीं होता, इंडक्टर करंट से आगे होता है। कितना आगे होता है, 90 डिग्री, π/2 रेडियन आगे। मतलब कहाँ पे ड्रॉ करना है, ऊपर। तो ऊपर एक वेक्टर बना देते हैं, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, VS, मतलब किसका वोल्टेज लिख रहे हैं, इंडक्टर। अब ऐसे ही कैपेसिटर का ड्रॉ करना है, कैपेसिटर का क्या फर्क है, वो करंट के पीछे चलता है 90 डिग्री π/2, तो उसका कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, नीचे, नीचे। इस डायग्राम को क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम, ठीक है। ये ध्यान रखना क्योंकि हर एक प्रॉब्लम में काम आएगा। आई को बनाओ, उसके अलॉन्ग क्या बनता है, VS ड्रॉ करना हो तो क्या है, 90 डिग्री पे बनाते, आई से आगे या ऊपर बोल सकते, और कैपेसिटर का बनाना हो तो आई के नीचे, ठीक है। ये वोल्टेज होता है। अब तुम्हें क्या करना है, वेक्टर एडिशन करना है। तो इसका वेक्टर एडिशन बहुत आराम से कर लेंगे। देखो ये दो तो ऑपोजिट है, डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। मान लेते हैं अभी के लिए VL बड़ा है, ये छोटा है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे है, ऊपर आएगा। कितना आएगा, क्या लिखूं मैं, वैल्यू VL माइनस VC। आई तो अपनी तरफ ही, आई तो बस ऐसे रेफरेंस से ड्रॉ किया है, VR इस तरफ,
अब इसका रिजल्टेंट बनाओगे ना, ये आएगा रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट जो है वो क्या देता है आपका नेट वोल्टेज। नेट मतलब क्या, सोर्स का वोल्टेज, यहाँ से आता है। और ये V और I के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को फाई। तो इधर से सोर्स वोल्टेज, पहले तो ये पॉइंट एक क्लियर कर देता हूँ या क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ क्या? और मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लिख सकता हूँ? ये तो स्केलर हो गया, मैंने फेज वेक्टर का डायग्राम बनाया। तो चलो दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है? और सोचता हूँ इसके ढंग से जवाब देता हूँ, लिख सकता हूँ क्या किया, पाइथागोरस लगाए थे, इसका निकालना हो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस लगाया क्या मिल गया, यहाँ से आएगा। तो एसी सर्किट तुम्हें सॉल्व करनी हो ना, नॉर्मल ऐसे सॉल्व नहीं होता, तो ये डायग्राम्स बनाने होते हैं और ये इक्वेशन लगाने पाइथागोरस, उससे सॉल्व हो। इसको रटना मत, मेन डायग्राम पे ध्यान देना, ठीक है? पाई निकालना हो तो भी एकदम इजीली आएगा, डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करना आना चाहिए बस। पाई को बहुत इजीली आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। 10 पाई, ये ट्राइंगल को अगर देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना होगा, VL माइनस VC अपॉन बेस कितना होगा, तो इधर से क्या मिल जाएगा तुम्हें, 5। एकदम इजीली सॉल्व कर पाओगे, कोई वो डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं। कैपेसिटर आगे होता है ना, कैपेसिटर नहीं, करंट पे डिपेंड करता है। मैंने करंट अगर इधर ड्रॉ किया है, इसका मतलब कैपेसिटर, वो देखोगे उसने जो स्टडी किया था हमने, उसमें वोल्टेज क्या है, लैग करता है, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, तो इसलिए इसका ऊपर आता है, इसका नीचे आता है। इसके स्टेटमेंट में लिखवा देता हूँ, बाद में ये सब ड्रॉ करना, ठीक है? पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, ये जो पार्ट लिखा है उसके नीचे लिखो वोल्टेज फेजर डायग्राम, यही पूरा टॉपिक है, कोई नया नहीं है, इसमें ही पढ़ ले। लिखो वोल्टेज फेजर डायग्राम, वोल्टेज फेजर डायग्राम, वोल्टेज फेजर डायग्राम, उसमें स्टेटमेंट लिखो, कंसीडर VR, VL, VC and V, consider VR, VL, VC and V, VR, VL, VC and V, सबके ऊपर एरो बना, यह फेजर है, सबके ऊपर एरो बना, VR, VL, VC and V, ये एरो बनाना, represent the voltage of, represent the voltage of, अगर मैं सिर्फ VR लिखूं मतलब किसका वोल्टेज रिप्रेजेंट, रेजिस्टर, क्या रिप्रेजेंट द वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर, represent the voltage of resistor, comma inductor, resistor, comma inductor, comma capacitor, comma capacitor, and मैं सिर्फ V लिखूं मतलब किसका वोल्टेज, and source respectively, and source respectively, and source respectively, ठीक है? नेक्स्ट टाइम लिखो all the phasors are shown in the diagram below, all the phasors are shown in the diagram below, ठीक है? ये डायग्राम ड्रॉ करो, कोई भी इक्वेशन मत लिखना, ये दो डायग्राम बना दो।
अपने आप ड्रॉ करने की ट्राई करो, तब दिमाग में बैठेगा, प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व करने हमें। कर लिया ड्रॉ? डायग्राम के नीचे स्टेटमेंट लिखो। Since the voltages are phasors, since the voltages are phasors, since the voltages are phasors, their scalar addition, their scalar addition V equal to VR plus VL plus VC। इसमें एरो मत बनाना। V equal to VR plus VL plus VC, क्या ये गलत है ना? VR plus VL plus VC is not valid, is not valid। मैं तो चिल्ला तो करके और ये इसके नीचे लिखो from the phasor diagram, from the phasor diagram। अब फेजर डायग्राम से जो हमें बॉक्स बना है वो रिजल्ट लिख सकते हैं ना, वो रिजल्ट से ही उसका आएगा आंसर। ठीक है, तो जो बॉक्स बना है वो लिख लेते हैं। दोनों क्वेश्चन लिख लो और अपने आप लिखो, इसमें कोई कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ओके, लिखिए ना ये इक्वेशन। ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया। ओके, ये हमें सॉल्व करने में काम आएगा। अब हमें आई नॉट निकालना हो, मतलब करंट कितना हो। इधर करंट कहीं पे नहीं लिखा है, तो पूछा करंट कितना निकाल रहा है, तो उसके लिए एक सिंपल इक्वेशन है, वो लिख लेते हैं। लिखो इसके नीचे, द मैक्सिमम एंड RMS करंट इन द सर्किट, द मैक्सिमम and RMS current in the circuit is obtained by the maximum and RMS current in the circuit is obtained by। तो कैसे निकलता है? सपोज I नॉट चाहिए, तो I नॉट इक्वल टू क्या होगा? V नॉट बाई, सपोज सिर्फ रेजिस्टर होता है तो इधर क्या था? सिर्फ इंडक्टर होता है तो याद है कौन सा इक्वेशन? V नॉट बाई क्या लिखा था इंडक्टर के लिए? देखो क्या लिखा था, एक्सएल। उसको क्या कहते हैं? नाम था उसका रिएक्टेंस। एक्सएल। अगर कैपेसिटर होता तो XC। इधर सब कुछ है तो उसका क्या कॉम्बिनेशन आएगा, तो अलग सिंबल दे देते हैं। क्या लिखते हैं? ठीक है, अगर मैक्सिमम करंट निकालना हो तो क्या होगा? V नॉट बाई Z। RMS करंट निकालना हो तो VRMS बाई Z। बॉक्स बना तो ये दोनों पे।
समझे आप? ठीक है, ये काम की इक्वेशन है। ये जो z है ना, अब z के अंदर देखो वो r, xl, xt कुछ भी आ सकता है, तो z का एक अलग नाम है, z को क्या कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है, नीचे लिखो उससे, here z is called, here z is called impedance, IMPEDENCE, impedance. Here z is called impedance of the circuit. Here z is called impedance of the circuit, which is analogous to the resistance, which is analogous to the resistance, is analogous to the resistance. ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस जैसा ही होता है। ओके, बस नाम दिया है इम्पीडेंस। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ओम ही रहेगा। ठीक है, लिख लो ऐसा यूनिट, लिख लो ऐसा यूनिट क्या होगा, ओम। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है, z की वैल्यू निकालनी हो तो सेम हम इसका भी फेजर बनाएंगे। तो दो टाइप के फेजर बने। ठीक है, एक तो वोल्टेज का बना है, VL, VC वो सब, इसका भी बना है, तो वो आप ड्रॉ करना है। पर स्टेटमेंट लिख लो इसमें, द वैल्यू ऑफ z कैन बी ऑब्टेन्ड, the value of z can be obtained by drawing impedance phasor diagram. By drawing impedance phasor diagram. The value of z can be obtained by drawing impedance phasor diagram. ठीक है, अब इम्पीडेंस का डायग्राम बनाते हैं। वो कैसे बनाना है, वोल्टेज का जैसे बनाया था ना वैसे ही, कुछ ज्यादा फर्क नहीं। पहले तो I ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब VR, VL वो सब पता हो ना, तो उसके जैसे ही ड्रॉ करना है, बस इधर R, XL, XC वो सब लिखना है। VR क्या था, इसके अलोंग ही था, तो मान लो रेजिस्टर भी इसके अलोंग ही है। VL कहाँ पे था, ऊपर या नीचे, ऊपर, तो इधर भी मान लो कि XL कहाँ पे ऊपर है, XT कहाँ पे होगा, यहाँ पे अज्यूम करते हैं इस डायग्राम में कि एक्सेल बड़ा है, तो इसको ओवरऑल में सॉल्व करो तो ऊपर जो एक्सेल बचेगा वो कितना होगा, एक्सेल माइनस XC। यहाँ पे एक I ड्रॉ कर लिया, तो इस तरह भी होगा। अब इसका जो रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे, जैसे उधर रिजल्टेंट ड्रॉ करते थे तो V मिलता था, यहाँ पे रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे क्या मिलेगा, Z ऐसे मिलता है। ये इसका रिजल्टेंट बना और सेम ये एंगल पाई ले सकते। तो इधर है तो ये तो लिख ही नहीं सकते, ये नहीं लिख सकते, एक कैसे आएगा बोलो, ठीक है ना, ये लिख सकते। ठीक है, और इधर से भी 10 पाई निकाल सकते एक्सेल माइनस XC बाई इधर से भी। ठीक है, लिख लो, इक्वेशन पे लिख लो।
चलिए ड्रॉ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने बाद में इससे प्रॉब्लम से आ सकते हैं। ठीक है, इसमें ना दो केस आते हैं जो स्टडी करने पर समझना है। ठीक है, इसके नीचे देखो केस वन एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी। केस वन एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी। अगर देखो एक्सेल ज्यादा है एक्सी से तो तुम ये भी बोल सकते हो वीएल ज्यादा है वीसी से, तो ब्रैकेट में लिख लो वीएल ग्रेटर देन वीसी। VL greater than VC, सिंबल यूज करो, सिंबल यूज करो, सिंबल पूरा लिखने की जरूरत नहीं, ग्रेटर देन सिंबल यूज करो। VL greater than VC, ठीक है ना, वो लिख सकते हो। अगर ऐसा केस हो, ठीक है, अगर ऐसा केस हो तो उस केस में देखो ये वाला डायग्राम बोल सकते हैं, इधर एक्सेल बड़ा है, एक्सी क्या है, छोटा है, तो इस केस में जब वोल्टेज वाला डायग्राम बना है उसमें देखो V ऊपर था, I यहाँ पे था। जो चीज ऊपर होती है ना वो लीड करती है। मतलब V यहाँ पे, I इधर है, इसका मतलब कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। या उल्टा क्या बोल सकते हो, करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। लिखो इसमें स्टेटमेंट, हियर करंट लैग द वोल्टेज, हियर करंट लैग द voltage, here current lags the voltage, ठीक है, फुल स्टॉप। इसमें लिखना है सब। If V equal to V naught sin omega t, if V equal to V naught sin omega t, then I equal to I naught, देखो अगर V की इक्वेशन लिखी है तो तुम्हें I की लिखनी है। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, ये जो ड्रॉ किया ना उस पर डिपेंड करता है। I इक्वल क्या है, I नॉट, वोल्टेज में साइन था तो इधर भी साइन आएगा, तो क्या है I इक्वल टू I नॉट साइन, उधर ओमेगा टी था, यहाँ पे भी ओमेगा टी, बस फर्क इतना है, इधर I लैग कर रहा है, मतलब पीछे है, तो क्या आएगा माइनस। ठीक है, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 1। इसका मतलब इधर फाई क्या है, नेगेटिव होता है। ठीक है ना, लिखो इसमें, इसके नीचे लिखो, हियर फाई इज नेगेटिव, हियर फाई इज नेगेटिव, कॉमा द सर्किट इज इंडक्टिव इन नेचर, ऐसा कहते हैं, उसको अंडरलाइन कर दो। द सर्किट इज इंडक्टिव, इंडक्टिव इन नेचर। ठीक है ना, एल का इम्पैक्ट ज्यादा हो तो उससे क्या कहते हैं, इंडक्टिव सर्किट। अब ऐसे ही केस 2 स्टडी कर सकते हैं। केस टू क्या होगा, XC ग्रेटर देन XL। केस 2 XC ग्रेटर देन XL, XC ग्रेटर देन XL। तो उस केस में देखो उसका ना फेजर बना ही देते हैं। उस केस में अच्छा ब्रैकेट में वो लिख लो VC ग्रेटर देन VL, VC ग्रेटर देन VL। ठीक है, चलो तो उस केस में मुझे बताओ ये इस तरफ है। ठीक है, अब XC पर है, XC पर है, XL जो है वो छोटा है, तो अब बताइए उनका रिजल्टेंट कहाँ पे है, नीचे आएगा। क्या लिखूं, XC माइनस XL,
इस तरफ I बना है, इसी तरफ अपना होगा R। अब इसमें रिजल्ट यहाँ पे ये सही देगा, ये एंगल पाई होगा, बस डायग्राम ऐसा बनेगा। Z की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, अंदर क्या है R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। पाइथागोरस से लगाना है। अब देखो इधर अच्छे ध्यान से देखो, तो XL माइनस XC लिखो या XC माइनस XC, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर ही है, ठीक है ना। tan phi भी लिख सकते हो इधर से, ठीक है ना। tan phi अपना क्या हो जाएगा, XC माइनस XL बाय R, ठीक है ना। tan phi हो जाएगा, ड्रॉ कर लो, स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। केस 2 में ड्रॉ करना है और अपने आप करो ड्रॉ, कोई कॉपी मत करो, अपने आप ड्रॉ। लिख लिया, इसमें लिखो स्टेटमेंट नीचे। इधर कौन लीड कर रहा है, इधर मतलब वोल्टेज इधर, तो V इधर I इधर, इसका मतलब कौन सा वेक्टर ऊपर है, I ऊपर है ना, V नीचे, तो इसका मतलब I क्या कर रहा है, लीड कर, ठीक है। इधर लिखो, हियर करंट लीड्स द वोल्टेज, here current leads the voltage, here current leads the voltage। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, लिखो नेक्स्ट टाइम में, V equal to V naught sin omega t, if V equal to V naught sin omega t, then I equal to I naught क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है ना, लीड कर रहा है इसलिए आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। और क्या लिखोगे इसमें, हियर फाई इज पॉजिटिव, हियर फाई इज पॉजिटिव एंड द सर्किट इज, अब तीस का इम्पैक्ट ज्यादा है, एंड द सर्किट इज कैपेसिटिव इन नेचर, the circuit is capacitive in nature, ठीक है ना, उसको अंडरलाइन कर देना। तो देखिए ऑप्शन में पूछ सकते हैं कैसा नेचर है, अगर C ज्यादा है तो कैपेसिटिव, अगर XL ज्यादा है तो इंडक्टिव, खत्म। इक्वल का भी केस आता है, तो उसको ना अलग से पूरा टॉपिक ही है और काफी डिटेल में स्टडी करना है उसको, तो अभी वो मैं लिखवा नहीं रहा, ठीक है ना, ये देखना है, ओके। इतना स्टडी किया, एक तो पॉइंट और है, आज प्रॉब्लम करेंगे। देखो ये तो हमने V I नॉट वो सब निकाला, तब उसको ऐसा पूछे सिर्फ रेजिस्टर का वोल्टेज निकालो, सिर्फ इंडक्टर का निकालो, मतलब VL VR VC वो सब निकाल रहा हो, तो उसकी भी सिंपल इक्वेशन यूज कर सकते हैं, उससे वैल्यू आ जाएगी। देखो नेक्स्ट लाइन में, द मैक्सिमम एंड RMS वैल्यूज, द मैक्सिमम एंड RMS values of the voltages across each component, the maximum and RMS values of voltages across each component can be obtained by, अगर सिर्फ रेजिस्टर का पूछा हो तो VR इक्वल टू क्या यूज कर लो, आया। सिर्फ इंडक्टर का पूछा हो तो VL इक्वल टू I और उसकी जगह क्या आएगा, XL। VC इक्वल टू I X, ये यूज कर सकते, बॉक्स बना सकते। ये सब प्रॉब्लम्स हम करेंगे, पूरा कवर हो जाएगा,
अभी के लिए सब पॉइंट्स बस ध्यान दो। ठीक है, दूसरे बॉक्स में देना ये एम्प्टी इक्वेशन है। ओके, ये जो वैल्यूज आती है, ये कौन सी वैल्यूज होती है लिखवाई अभी, या तो मैक्सिमम पूछो या तो आरएमएस पूछो। अब सपोज ऐसा बोले कोई टाइम पे निकालो, t=0 पे, t=1 सेकेंड, 2 सेकेंड, कहीं पे भी निकाल, कोई टाइम पे अगर निकालना होगा तो ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। कौन सी इक्वेशन यूज करनी होती है? वो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी वाली इक्वेशन है, पूरी इक्वेशन यूज करते। तो वो कैसे यूज करे, ये जो पार्ट है ना वो स्ट्रिक्टली कॉम्पिटिटिव है। ये जो अभी जो मैं बता रहा हूँ स्ट्रिक्टली कॉम्पिटिटिव है, सिर्फ उसमें ही आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा। अभी इससे पहले जो करोगे बोर्ड में पूरा आ सकता है, कॉम्पिटिटिव में भी आ सकता है, पर ये जो बोल रहा हूँ कोई टाइम पे पूछे ना वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव में आएगा। इसमें 3 एक स्टार बना दो, मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ उसको यूज करो। ठीक है, प्रॉब्लम में पूरा करवाऊंगा, अभी वो स्टेटमेंट लिखो। टू ऑब्टेन voltages and currents, to obtain voltages and currents at any time t, comma, obtain their equations ब्रैकेट में साइन और कॉस तो कुछ भी हो सकता है। obtain their equations, साइन और कॉस with the help of phasor diagram, phasor डायग्राम। ठीक है, ये कैसे करना है वो देखेंगे, प्रॉब्लम में बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब ये जो हमने पूरा डिस्कस किया इसके बेस पे ना प्रॉब्लम्स करते हैं। पर देखो किसको ना पेज नहीं घुमाना है, तो लॉजिकली देखो कैसे याद करना है, डिराइव करना है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना, फटाफट रिवाइज करते हैं। ये सब मन में ही करना है। तो पहले तो क्या आरएलसी सर्किट तो बनाए अपने दिमाग में। ठीक है, अब सबसे मेन इक्वेशन पूरी सर्किट पे जो लगा सकते हैं वो क्या है, करंट की है। मतलब आई नॉट सपोज निकालना हो तो कहां से आता है, वी नॉट बाई जेड। कहां से आएगा, वी नॉट बाई जेड। इम्पीडेंस जेड जो है उसे क्या कहते हैं, इम्पीडेंस। वैसे आरएमएस भी निकाल सकते हैं, आरएमएस को क्या होगा, वीआरएमएस बाई जेड। ठीक है, अब दूसरा जो पार्ट है वो कहां से आता है, फेजर से। 2 टाइप के फेजर डायग्राम, एक होता है वोल्टेज का डायग्राम से मन में ही ड्रॉ करना है। क्या होगा कि सपोज इस तरफ करंट हो तो इस तरफ और कौन सा वोल्टेज बना सकते हैं, रजिस्टर का VR। अगर ये ऐसे में ड्रॉ कर दो, VL कहां पे बना, ऊपर, VC का मान लो VL ज्यादा है, VL ज्यादा है तो VL और VC का क्या हो जाएगा, कैंसल होके क्या आएगा, ऊपर कितना आएगा, VL माइनस VC। तो ऊपर की तरफ बस इतना विजुअलाइज करना है, ऊपर की तरफ क्या है VL माइनस VC, इस तरफ क्या है VR। तो अब रिजल्टेंट कहाँ पे ऐसे कुछ आएगा, फिर रिजल्टेंट कहाँ से आ सकता है, पाइथागोरस अंडर रूट क्या आएगा, VR स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर प्लस ये क्या था, VL माइनस VC का होल स्क्वायर। और ट्रिग्नोमेट्री तो 10 पाई भी निकाल सकते। ठीक है, सेम डायग्राम किसका बनेगा, इम्पीडेंस का भी बना सकते हो। अगर मैं इस तरफ आई बनाऊं तो इस तरफ और क्या बना सकते हैं, आर, सिर्फ आर। इस तरफ रेजिस्टर बना सकते हो, आर। एक्सएल कहाँ पे है, ऊपर। एक्ससी कहाँ पे है, नीचे। अब सपोज एक्ससी ज्यादा है तो एक्सएल और एक्ससी इधर है, क्या आएगा उनका, नीचे आएगा। नीचे क्या लिखूं मैं, एक्ससी माइनस एक्सएल है, तो इधर एक्ससी माइनस एक्सएल, यहाँ पे आर। रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, वो रिजल्टेंट क्या देगा, रिजल्टेंट क्या देगा, तो जेड ये पाइथागोरस से निकाल सकते हो, 10 पाई इधर से निकाल सकते हो। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने स्टडी किया।
और क्या ध्यान में रखना है, लैग लीड वो सब का खास ध्यान रखना है। ये आई है, अगर ऊपर है मतलब वो चीज क्या कर रही है, लीड कर रही है, अगर नीचे है मतलब क्या कर रही है, लैग कर रही है। ठीक है, वो चीज ध्यान में रखी। और कोई कंपोनेंट का इंडिविजुअल पूछे तो एक इंडिविजुअल इक्वेशन लगा सकते हो, जैसे रेजिस्टेंस का पूछा हो तो वी आर इक्वल टू क्या होगा, आई आर। इंडक्टर का पूछे तो वी एल इक्वल टू क्या होगा, आई एक्स एल। ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं। पर ध्यान देना है वो सिर्फ कब वैलिड है, या तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा हो या तो आरएमएस पूछा। अगर कोई पर्टिकुलर टाइम पे पूछे तो उसके लिए लास्ट स्टेटमेंट लिखवा है, उसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। वो पूरा मैं बताऊंगा, ये पूरा बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। पहला प्रॉब्लम साथ में करेंगे, दूसरा अपने आप ट्राई करना है। ठीक है, चलो पहला प्रॉब्लम लिख लो। इन LCR सीरीज सर्किट, in LCR series circuit R equal to 3 ohms, XL equal to 10 ohms, R equal to 3 ohms, XL equal to 10 ohms, XC equal to 6 ohms, ठीक है। और देखो सोर्स V equal to source V equal to 10 sin omega t, सोर्स V equal to 10 sin omega t। ठीक है, फुल स्टॉप। कितना दिया होगा पहले पार्ट में लिखो, फाइंड इम्पीडेंस एंड फेज डिफरेंस, find impedance and phase difference। ठीक है, ये पहले पार्ट में लिखना है। दूसरे पार्ट में find maximum and RMS current in the circuit, find maximum and RMS current in the circuit। ठीक है, तीसरे पार्ट में लिखो, find maximum voltages across each component, find maximum voltages across each component, and maximum voltages across each component। ठीक है, फुल स्टॉप। कंटिन्यू में ही लिखो, will their summation give the source voltage, will their summation give the source voltage, will their summation give the source voltage। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क, ये तीसरा पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट लिखो, find voltage across each component, and current, at time t, ठीक है, ये इतना दिया हुआ है। ठीक है, इसमें पूरा ही कवर हो जाएगा, जितना हमने पढ़ा था सब आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले तो ये R XL XO सब की वैल्यू दे रखी है। V इक्वल टू 10 sin ओमेगा t है, ये 10 क्या है, V नॉट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो डेटा हमें पता है, लिख लो उधर तो गिवन डेटा में। तो V नॉट कितना होगा, 10 वोल्ट। ठीक है, XL R वो सब तो पता है, लिखने की जरूरत नहीं चलेगा। ठीक है, V नॉट कितना है, 10 वोल्ट। अब पहले पार्ट में क्या है, Z पूछा है। अब अप्रोच मुझे बताओ, Z ये पर लिखो, इधर पहले पार्ट लिखो, Z इक्वल टू R प्लस XL प्लस XC, Z इक्वल टू R प्लस XL प्लस XC इक्वल टू तीनों तीन को ऐड करें तो कितना आ रहा है, 90 ओम्स। चलेगा कि नहीं चलेगा, बस बाजू में से क्रॉस कर दोगे, भाई ये गलत है। ठीक है ना, कि ऐसे नहीं लिख सकते। तो Z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या
बैक फॉर्मूला नहीं, फेजर हमेशा ना फेजर दिमाग में करो, फेजर बनाने की ट्राई करो। इसका फेजर देखो कैसे ड्रॉ करते हैं, पहला साथ में कर रहे हैं, दूसरे में अपने आप ड्रॉ कर लेना। कैसे ड्रॉ करोगे, इधर आई बनाना है, इस तरफ क्या आएगा आर, ठीक, इस तरफ आर, एक्सेल ऊपर है एक्सी नीचे, अलग से बनाओ, एक ही बनाओ, कौन बड़ा है, एक्सेल बड़ा है, तो ऊपर की तरफ क्या लिखूं मैं, एक्सेल माइनस एक्सी, ये मेरा आ गया जेड, और यहाँ पे क्या होगा फाइव। अब जेड देखो यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर मतलब कितना है, आर कितना है 3 स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस एक्स कितना है 4 स्क्वायर, तो कितना आएगा जेड 5, ऐसे मेरा जेड है, ठीक है। फाइव इधर से फाइव निकाल सकते हो, 10 5 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर कितना होगा 4, आर कितना है 3, कितना एंगल पे आता है ये 15, जेड भी आ गया 5 में, हो गया पहला, ठीक है। ऐसे ही ड्रॉ कर, ठीक है, ड्रॉ कर। ये पहला पार्ट अपना हुआ, जेड और पाई निकाल दिया, दूसरे बार मैक्सिमम करंट पूछा है और आरएमएस पूछा है, मैक्सिमम आई नॉट निकालना है, कौन सी इक्वेशन, V naught is equal to I naught. आई नॉट इक्वल क्या, वी नॉट बाई जेड, देख लो दूसरे पार्ट में, आई नॉट इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट बाई जेड, क्या तो वैल्यू I naught equal to V naught by Z, V naught कितना है अपना 10, Z कितना है 5, तो I naught जो है कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, 10 by 5 क्या गया 2 एम्पियर। अब देखो आरएमएस निकालना है, आरएमएस के लिए क्या करें, एक परसेंट आ ही जाएगा, ठीक है ना, आई आरएमएस इक्वल टू, एक मैं बोला था कि याद रखना है, जब लेक्चर हुआ है ऑनलाइन वाला, उसमें मैं बोला स्पेसिफिक ये याद ही रखना, बहुत काम आएगा, ठीक है। एक पता हो तो दूसरा निकाल सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा √2 एम्पियर, ठीक है ना, ये अपना क्या है आरएमएस करंट आ गया, ठीक है ना, दूसरा पार्ट हो गया अपना। तीसरे पार्ट में क्या पूछा है कि हमें VL, VR, VC, ठीक है, कंपोनेंट्स के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है। तो सपोज मुझे रेजिस्टर के अक्रॉस निकालना हो, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ VR नॉट, तो क्या होगा I नॉट इंटू R, I नॉट मुझे पता है 2, R कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। तो एल के अक्रॉस निकालना है VL नॉट, तो क्या होगा I नॉट क्या एक्सेल, ये दोनों की वैल्यूज पता है, I नॉट 2 एक्सेल देखो 10, तो ये कितना आएगा 20 वोल्ट, सी भी निकालना।
इधर कितना आ रहा है VC I नॉट XC कितना आएगा ये 2 into 6 ठीक है 12 वोल्ट ठीक है। अब और भी दिया हुआ है थर्ड पार्ट में, क्या मुझे ये सबका समेशन करना है तो लिखो कि VR नॉट प्लस VL नॉट प्लस VC नॉट VR नॉट प्लस VL नॉट प्लस VC नॉट इक्वल टू कितना आएगा तीनों तीन बैठ करोगे 38 वो अपने सोर्स वोल्टेज V नॉट के बराबर है राइट 38 तो लिखो नॉट इक्वल टू V नॉट नॉट इक्वल टू V नॉट ठीक है ना उसके बराबर नहीं है। तो मुझे कैसे भी करके V नॉट लाना है, ये सबको मिला गया, ये सबका यूज करके मुझे V नॉट लाना है 10 लाना है, कैसे लाए क्या फेजर हमेशा दिमाग में वो डालना है, फेजर यूज करना है। तो फेजर में इसे रखने की कोई ट्राई नहीं करनी, इस तरफ क्या आएगा करंट करंट के साथ क्या आएगा VR ऊपर VL नीचे VC तो VL और VC में देखो कितना होगा ऊपर 20 है नीचे 12 ऊपर 8 तो देखो V नॉट इक्वल टू अंडर रूट एक 8 का स्क्वायर प्लस इस तरफ क्या VR 6 स्क्वायर देखो इधर आ गया ना ठीक है ना फेजर से आ सकता है डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा ठीक है लिख ले V नॉट यहाँ से आ सकता है फेजर ठीक है थर्ड पार्ट हो गया अपना। फोर्थ पार्ट आराम से करना है। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है कोई भी टाइम t पे पूछा है मतलब अब क्या करना है इक्वेशन बनाना तो इक्वेशन बनानी होगा तो उसके लिए जो लास्ट स्टेटमेंट मैंने लिखवाया था कि क्या करना है इधर साइन और कॉस वाला फॉर्मूला है पर क्या यूज करना है फेजर डायग्राम ही बनाना है। तो इसमें क्या करते हैं पूरा फेजर बनाते हैं, इसमें पूरा फेजर ड्रॉ करना पड़ेगा तभी ढंग से क्या लिख पाओगे। तो पूरा फेजर बनाते हैं किसका वोल्टेज का फिर वो पूछा हुआ है तो वो यहाँ पे आए इस तरफ क्या होगा VR अब VL VC को अलग बनाओ ठीक है तो सबकी इक्वेशन बनानी है तो यहाँ पे ऊपर VL नीचे VC होते हो बस मन में तुम्हें करना है कौन सा बड़ा था इधर बड़ा था मतलब इसका एक तो रिजल्टेंट किस तरफ आएगा ऊपर या नीचे ऊपर बस इतना दिमाग में रखना वो भी ड्रॉ करना ऊपर की तरफ आएगा यहाँ पे फिर बना दिया अभी और ये क्या होगा अपना फाइल और ये हमें पता है निकाल दिया इसका यूज करना है सब इक्वेशन बना सकते हैं। मुझे किसकी इक्वेशन पता है कोई एक पता होनी चाहिए कोई इक्वेशन पता होनी चाहिए किसकी पता है किसकी पता है ना इक्वेशन तो बाकी सबकी निकालनी है। तो अब देखो कैसे निकालते हैं ये ड्रॉ किया ना पहले मुझे सब आई की लिखनी है तो आई इक्वल टू क्या आएगा I नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज में जैसा है वैसा ही यहाँ पे लिख दिया। अब मेन इधर है एंगल है तो उसके लिए देखो V इधर है I नीचे है मतलब लैग करेगा लैग हो तो क्या आएगा माइनस कितने से लैग कर रहा है क्या आएगा माइनस मतलब क्या हो गया I इक्वल टू I नॉट कितना था 200 साइन ओमेगा टी माइनस। एक और लिखते हैं खुद VR मुझे लिखना है तो VR इक्वल टू VR नॉट कितना होगा VR नॉट कितना है अपना VR नॉट साइन ओमेगा टी से भी रहेगा। अब VR और B के बीच में देखो 53 का ही फर्क है क्या आएगा -50 ऐसे ही मुझे VL VC लिख के पहले ड्रॉ करो पूरा अपने आप ड्रॉ करो खुद लिखो पहले तो फेजर ड्रॉ करना है वो हेल्प करेगा।
देखिए क्या VL की इक्वेशन लिखनी हो, VL नॉट बोलो पहले तो 20 साइन ओमेगा टी तो रहेगा ही। और देखो कंपेयर करो इसके साथ, जो ए उसके साथ बस कंपेयर करना है, लैग कर या लीड कर रहा है, लीड और ऊपर है, कितने एंगल से इतना एंगल से लीड कर रहा है 37, तो क्या आएगा प्लस 37, ठीक है। अब सेम VC देखना है, तो VC इक्वल टू VC नॉट बोलो 12 साइन ओमेगा टी। देखो ये दिया हुआ है, इसके साथ देखो ये नीचे एकदम, मतलब क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो कितना एंगल लैग कर रहा है, देखो ये पूरा एंगल लैग कर रहा है, ये पूरा एंगल 53 तो 8 और कितना है 90, ये पूरा एंगल लैग कर रहा है। तो टोटल कितना एंगल मतलब लैग करेगा -90 प्लस 53, ये पूरा एंगल क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है। ध्यान देना, इससे मैं बोला डायग्राम पहले ड्रॉ करना है तो हेल्प करेगा, ठीक है। हर एक में अलग एंगल आएगा उस हिसाब से। हाँ हाँ ठीक है, बोलो क्लियर है ये पॉइंट। साइड तो भी राइट का एंगल तो फिर फाइनल 90 पर और VC का देखो ना, ये जो है और ये वेक्टर, तो ये जो वेक्टर वो कितना है, इतना पीछे है ना, इतना एंगल, तो पाई भी आएगा 90 भी आएगा, पूरा एंगल आएगा, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो पूरा अपने आप ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन LCR circuit R equal to 5 ohms, बाद में XL 5 ohms, वो भी 5 ohms दिया हुआ है, XL equal to 5 ohms, XC equal to 17 ohms, ठीक है, ये दिया हुआ है। और लिखो सोर्स वोल्टेज is 260 volts, source voltage is 260 volts, 50 hertz, 260 volts, 50 hertz, ठीक है। ये इतना दिया हुआ है, फुल स्टॉप, ठीक है। पहले पार्ट में लिखो, पहले पार्ट में फाइंड IRMS and find IRMS and phi, ठीक है, इतना निकालना है। दूसरे पार्ट में फाइंड RMS वोल्टेज across each component, find RMS voltage across each component, and RMS voltage across each component। और तीसरे पार्ट में find initial value of current and voltages, find initial value of current and voltages if initially the source voltage is maximum, if initially the source voltage is maximum, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, तुम्हें ही ट्राई करना है, बस मुझे एक दो पॉइंट्स बता दो। ये R एक्सल वो सब तो दे रखा है, ये 260 वोल्ट 50 हर्ट्ज दिया हुआ है,
VRMS कुछ ना लिखा बोलो VRMS होता है, ठीक है। तो 260 वोल्ट क्या VRMS है सोर्स का, और 50 हर्ट्ज तो क्या है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके बेस पे अब ट्राई करो, ठीक है। जहाँ पे फेजर बनाओ करो, ट्राई करो। Z कितना आ रहा है, पहला पार्ट हो गया क्या? Z कितना आ रहा है? 1313 5 उसकी मैं वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ, कोई यूज कर सकते हो। tan इनवर्स 2.4 इसको लिख सकते हो 67.4 डिग्री, ठीक। लिख सकते हो tan इनवर्स 2.4 है तो कितना होता है 67.4 डिग्री। स्क्वायर मैंने उस लेक्चर वो बोला था कौन सा स्क्वायर कहते हैं, एक बार देख लेना उसके फॉर्मूला दिया अभी के लिए बस जान सकते हो कि RMS में क्या RMS पूछा हो तो क्या होगा
फेजर ड्रॉ करना, ठीक है, मैं पता है मोस्टली मन में कर पाओगे, इश्यू नहीं होगा, पर फेजर ड्रॉ करो, हैबिट डालो ड्रॉ करने का। जेड का फेजर कैसा होगा? यहाँ पे है, इधर है, कौन बड़ा है इसमें? एक्स बड़ा है, तो नीचे क्या लिखो इधर? एक्स माइनस एक्सएल, यहाँ पे आएगा जेड, जो होगा अपना 5। जेड की वैल्यू कितनी आ रही? 30 और 10 पाई क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना आएगा? परपेंडिकुलर 12, बेस कितना है? 5, फिर से पाई कितना आ गया? 67.4 डिग्री, 67.4 डिग्री, ठीक है। ये पहला पार्ट हुआ। अच्छा नहीं, IRMS निकालना है ना, IRMS क्या होगा? VRMS बाई Z, VRMS दिया हुआ 260, Z अपना 13 है, तो IRMS कितना होगा? 20 एम्पीयर, ठीक है ना। एक IRMS आ गया। अब ये दूसरा पार्ट हो गया क्या? दूसरे पार्ट में सबकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो सपोज मुझे वी आरएमएस निकालना हो, आर का, वी आर की आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा? आई आरएमएस इंटू आर। आई आरएमएस कितना है? 20, आर कितना दिए? 5, कितना हो जाएगा? 100 वोल्ट। वी एल आरएमएस, तो आई आरएमएस इंटू एक्सएल, ये भी इससे ये कितना? ये भी 100 आएगा। वी सी आरएमएस, आई आरएमएस इंटू एक्ससी, ये 20 है, ये 17 है, 340 वोल्ट, है ना। दूसरे पार्ट में भी आ गया। तीसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरे पार्ट में, ये दूसरा हो गया ना सबका। तीसरे पार्ट में हमें इक्वेशंस लिखनी है। क्यों? क्योंकि इनिशियल वैल्यू पूछे। इनिशियल मतलब क्या? एक पर्टिकुलर टाइम हुआ ना, t इक्वल टू 0 पे, तो इसका तो इक्वेशन से ही आएगा। तो इक्वेशन पहले बनानी पड़ेगी। अब इक्वेशन कब बनाते हैं? जब कोई इक्वेशन दी हो। इधर क्वेश्चन कोई भी इक्वेशन नहीं दे रहा, बनानी पड़ेगी। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? देखो कि सोर्स वोल्टेज शुरुआत में क्या है? मैक्सिमम। कभी कोई चीज शुरुआत में मैक्सिमम होती है तो साइन आता है कॉस आता है। कॉस, तो इसमें पहले जिसको स्ट्राइक हो गया वेल एंड गुड, जिसको ना हुआ उस थर्ड पार्ट में से लिखो कि सिंस सोर्स वोल्टेज इज मैक्सिमम इनिशियली, सिंस सोर्स वोल्टेज इज मैक्सिमम
इनिशियली क्या आएगा, v इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी, v इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी, और ये वी नॉट को सब्स्टिट्यूट करो, कितना होगा 260 होगा, 260 रूट 2, वो 260 तो आरएमएस है, वी नॉट कितना होगा 260 रूट 2, ठीक है ना। तो v की इक्वेशन क्या आएगी 260 रूट 2 कॉस ओमेगा टी। अब पूरा फेजर डायग्राम बनाओ, पूरा फेजर डायग्राम बनाओ इसका। क्या होगा फेजर डायग्राम, यहाँ पे आए इधर बी आर, बी एल कहाँ पे होगा ऊपर, बी सी कहाँ पे होगा नीचे, इधर बताओ इधर नेट वेक्टर कहाँ पे आएगा, बी सी बड़ा है ना, तो नेट वेक्टर यहाँ कहीं पे आएगा इससे, तो ये अपना v और ये एंगल होगा फाई, ये दे रखा है 67.4। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हें लिखना है, तो सपोज I का मुझे लिखना हो, यहाँ पे जो बताओ I इक्वल टू क्या होगा, I नॉट कितना होगा 20, अपना IRMS 20, देखो ध्यान रखना है, ऐसे सिलेबस्टिक ना हो, तो IRMS 20 है तो I नॉट कितना होगा 20√2 साइन या कॉस, जो इक्वेशन दे रखी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही लिखना है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा कॉस ओमेगा टी रहेगा। अब ये इसका दिया है, इसका निकालना है, लैग कर रहा है लीड कर रहा है, लीड कर, इससे लीड कर रहा है, कितना 5 लिखना होगा 67.4, पर t इक्वल टू 0 पे निकालना है, तो t इक्वल टू 0 I कितना होगा 20√2 cos 67.4, ये अपना आंसर है, ठीक है। अब वैसे ही सबका लिखना है VR, VL, VC। अब ये देखो, अब ये सबका सही होना चाहिए, चलो इधर वी आर देखना हो तो मैं तो वी आर नॉट बोलो 100√2, वी आर नॉट कितना होगा 100√2 cos ही रहेगा ओमेगा टी। अब देखो सेम कंपेयर करो वी के साथ, कितना आगे है, पाई आगे ना, ठीक है, जो दिया उसके पास पाई आगे, तो क्या आएगा प्लस 67.4। अब इसको 0 डालना, ठीक हो। VC देखे, VC के वो मैक्सिमम वैल्यू बोलो 340√2 और ओमेगा डी। अब इसमें बोलो पीछे देखो, वी के और नीचे कितना नीचे, इतना नीचे
ये कितना होगा 22 माइनस 22.6 डिग्री, ठीक है, उतना पीछे। VL की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 100√2 cos ओमेगा टी। आप कंपेयर करो, जो इतना और ऊपर है 5 तो ऊपर ही है, और क्या 90 डिग्री भी ऊपर है, प्लस 90 प्लस 5 67.4। ठीक है, ये सब वैल्यूज आएगी वोल्टेज की। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना, इसके क्वेश्चंस क्या है प्रॉपरली करने हैं, फेजर का हेल्प लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसकी पूरे प्रॉब्लम्स ही करेंगे। ठीक है, ज्यादा ये बड़ा चैप्टर नहीं है, थर्सडे सैटरडे कल का एक लेक्चर, नेक्स्ट वीक तक तो खत्म हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है ना, और उसके बाद का जो चैप्टर है EM वेव, NCERT पार्ट 1 की बात करें, ये वेव तो बहुत ही छोटा है, मैक्सिमम 3 लेक्चर।